यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में नगरीय भूगोल के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। नगरीय भूगोल में नगरीय भूमि उपयोग के जो मॉडल जो हैं या नगरीय भूमि उपयोग के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में नगरीय संरचना के जो वर्तमान जो मॉडल है उनका अपन विशेष रूप से आज अध्ययन करेंगे। तो नगरीय संरचना जो है वो आंतरिक संरचना नगरों की किस प्रकार से होती हैं, तो उसका जो है पिछले आपने सिद्धांतों में जैसे बर्गिस का सिद्धांत, सकेंद्रीय वलय सिद्धांत या होमर होयट का सिद्धांत आदि जो सिद्धांत आपने देखे हैं, उसी के बाद में अपन देखेंगे जो वर्तमान समय में जो है वो कौन से मॉडल सामान्यतः अधिकांश नगरों पे लागू होते हैं आंतरिक संरचना के संदर्भ में। तो नगरीय संरचना के वर्तमान मॉडलों में ब्रिटिश अर्थशास्त्री कोलिन क्लार्क द्वारा प्रतिपादित ढलान विश्लेषण यानी ग्रेडिएंट एनालिसिस मॉडल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके आधार पर नगर के केंद्र से उपांत की तरफ यानी जो पास के जो क्षेत्र हैं, जो नगरीय क्षेत्र है यानी सीमांत क्षेत्र भी कह सकते हैं, तो की तरफ जनसंख्या का घनत्व जो होता है या सीमाओं की तरफ जो है जनसंख्या का घनत्व आर्थिक एवं सामाजिक विशेषताओं में सामान्यतः ह्रास अथवा वृद्धि के संकेत मिलते हैं। उतार चढ़ाव की इस परिवर्तन की मात्रा को ढलान कहते हैं। इसी तरह लीवर ये जो मॉडल था वो किसका था? कोलिन क्लार्क का था, यानी ढलान विश्लेषण। ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ये मॉडल दिया था, ये ध्यान रखना अपने को। तो इसमें जो इन्होंने बताया था वो क्या बताया था, इनके आधार पर इन्होंने क्या बताया, नगर के केंद्र से उपांत की तरफ जनसंख्या का घनत्व आर्थिक एवं सामाजिक विशेषताओं में सामान्यतः ह्रास अथवा वृद्धि के संकेत मिलते हैं, या तो ह्रास होगा या वृद्धि होगी, संकेत मिलते हैं। उतार चढ़ाव की इस परिवर्तन की मात्रा को ढलान या ग्रेडिएंट कहते हैं। इसी तरह लावरी मॉडल में पिट्सबर्ग के अध्ययन के आधार पर नगरीय विकास में भूगोल की 3 सामान्य संकल्पनाओं का आश्रय लिया गया है। और जो 3 जो है वो कौन कौन सी है, तो पहली जो है वो है नगरों के भीतर जनसंख्या घनत्व में ढलान की संकल्पना, जिसके आधार पर नगर केंद्र से दूर हटने पर आवासीय घनत्व में गिरावट आती जाती है। यानी इसमें जो बताया है, क्या बताया है, यानी नगरों के भीतर जो भी होता है, यानी नगर के भीतरी जनसंख्या का घनत्व में ढलान की संकल्पना के जिसके आधार पर नगर केंद्र से दूर हटने पर, यानी नगर का जो भी केंद्र होता है या सेंटर होता है, उस सेंटर से दूर हटने पर आवासीय घनत्व में क्या होती है, यानी जो रेजिडेंशियल जो एरिया होता है उसमें क्या होती है, गिरावट यानी डिक्रीज जो होते हैं, यानी वो घनत्व जो होता है वो कम होता जाता है। दूसरा जो है वो है रैली का जो फुटकर व्यापार हेतु आकर्षण शक्ति का जो नियम है, जिनके अनुसार नगर की सेवाओं की रोजगार की वितरण आवासीय जनसंख्या के अनुरूप होता है। यानी रैली का जो फुटकर जो व्यापार जो सिद्धांत है उसमें भी इन्होंने बताया है, यानी आकर्षण शक्ति का जो नियम होता है जिसके अनुसार नगर की सेवाओं के रोजगार की वितरण आवासीय जनसंख्या के अनुरूप ही होता है। तीसरा जो है वो है नगरों की आधार रोजगार की संकल्पना। ठीक है, तो ये जो संकल्पना है 3, तो इसमें जो इन्होंने आश्रय जो है ये 3 सामान्य संकल्पनाओं का इन्होंने आश्रय लिया है। ठीक है, अब जो है नगरीय जो भूमि उपयोग जो है यानी अर्बन लैंड यूज, यानी किस प्रकार से नगरीय भूमि का जो संरचना दिखाई देती है, तो इसमें सामान्यतः जो है नगरीय भूमि उपयोग में सामान्यतः अपन देखेंगे तो नगरीय भूमि उपयोग में नगर की भूमि का कार्यों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है, कार्यों के आधार पर किया जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है, नगर की भूमि का जो है वो कार्यों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। इसमें नगर की भूमि के क्षैतिजीय और लंबवत वितरण का अध्ययन किया जाता है तथा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि नगर की भूमि का कौन सा और कितना भाग किस किस प्रकार के कार्यों में उपयोग किया जाता है। यानी नगर की जो भूमि है उसका कौन सा और कितना भाग जो है वो किस किस प्रकार के कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है,
ये ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा व्यवहारिक तौर पर यह कार्यात्मक की आकारिकी का समानार्थी है, जिसमें 3 प्रकार के अध्ययन पर बल दिया जाता है। और वो जो 3 प्रकार के जो अध्ययन है वो कौन कौन से है? तो पहला जैसे क जो है, जैसे नगरीय भूमि का कितना भाग किन किन कार्यों में उपयोग में लाया जाता है। ख है उस पर किस स्थित इमारतें किन किन कार्यों में उपयोग में लाई जाती है, यानी वो जो भूमि उपयोग जो है, यानी वहाँ पे जो भी बिल्डिंग है यानी इमारतें हैं, उन इमारतों का जो है किन कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। जैसे औद्योगिक है या व्यावसायिक है या फिर आवासीय है या फिर स्कूल यानी एजुकेशन से संबंधित है या हॉस्पिटल है यानी स्वास्थ्य संबंधी जो ये जो हॉस्पिटल बनाए गए यानी वो किस प्रकार के कार्यों में उनका उपयोग में लिया जा रहा है इमारतें हैं। तीसरा जो है वो नगर के भीतर किन किन कार्यों में कितने व्यक्ति लगे हैं, यानी वो जो नगर के जो भीतर है यानी उनकी संख्या कितनी कार्यों में जो संलग्न व्यक्ति हैं। अर्थात नगर में रहने वाले लोगों की व्यावसायिक संरचना किस प्रकार की है, यानी प्राथमिक कार्यों में लगे हुए सर या द्वितीय कार्यों में लगे हुए या फिर तृतीय कार्यों में लगे हुए इस प्रकार से, या फिर चतुर्थ कार्यों में या पंचम कार्यों में लगे हुए। सामान्यतः इस प्रकार के जो लोगों के जो है व्यावसायिक संरचना को देखा जाता है। सामान्यतः नगर के केंद्र से बाहर की और इसी दिशाओं में नगरीय भूमि के उपयोग में अंतर दिखाई देता है तथा नगरीय विशेषताओं में उत्तरोत्तर ह्रास का आभास होता है। यानी बाहर की ओर जैसे जैसे जाते हैं तो यानी नगरीय भूमि उपयोग में क्या अंतर दिखाई देता है और नगरीय विशेषताओं में उत्तरोत्तर ह्रास होता जाता है, यानी कमी आती जाती है, यानी वो धीरे धीरे क्या ग्रामीण परिवेश की ओर बढ़ती जाती है। इसमें नगर के केंद्र के अति व्यस्त व्यापारिक भूमि उपयोग से आवासीय और नगर की बाह्य सीमा पर प्राथमिक किस्म के भूमि उपयोग का परिवर्ती प्रतिरूप दृष्टिगोचर होता है। नगर में भूमि का मूल्य भी भूमि उपयोग की तीव्रता से प्रत्यक्ष संबंध रखता है, यानी वहाँ पे जो है नगर की जो भूमि जो है नगर के केंद्र में क्या भूमि मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत अधिक होता है, यानी प्रत्यक्ष सीधा संबंध रखता है। साधारणतः नगर के केंद्र में भूमि का मूल्य सर्वाधिक होता है तथा जैसे जैसे हम नगर के केंद्र से बाहर की तरफ बढ़ते जाते हैं भूमि का मूल्य उत्तरोत्तर घटता जाता है। यानी जैसे जैसे नगर के केंद्र से बाहर की ओर अपन जाते हैं तो उसमें क्या है भूमि का जो मूल्य होता है वो धीरे धीरे क्या होता है घटता जाता है। नगर में जनसंख्या एवं बस्तियों का घनत्व भी सामान्यतः इसी प्रवणता से प्रभावित होता है, यानी जनसंख्या भी धीरे धीरे क्या है बाहर की ओर जैसे जैसे जाते हैं तो वो जनसंख्या भी घनत्व जो होता है वो भी इसमें कमी आती है। इसी प्रकार नगरीय भूमि उपयोग में सामान्य प्रतिरूप यानी भूमि मूल्य, जनसंख्या का घनत्व, बस्तियों के प्रकार, घनत्व आदि के आधार पर नगर के केंद्र से यानी उपांत या सीमा की तरफ या तक के समुच्चय क्षेत्र को निम्न 4 भौगोलिक पेटियों में विभाजित किया जाता है। यानी वो जो 4 जो पेटियाँ एक नगर के केंद्र से उपांत तक ये जो समुच्चय जो क्षेत्र होते हैं उनको 4 मुख्य भौगोलिक पेटियों में विभक्त किया जा सकता है। तो पहला जो है वो होता है आंतरिक या केंद्रीय मेखला, जिसको अपन CBD भी कह सकते हैं, इंग्लिश में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जो पिछले आपने जो सिद्धांतों में भी देखा है। तो यह जो है नगर का नाभिक यानी जो नाभिक होता है या केंद्र होता है जिसे केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र या CBD के नाम से भी जाना जाता है। यह अत्यधिक नगरीकृत क्षेत्र होता है जिसमें खुले स्थानों की मात्रा न्यूनतम होती है, यानी यहाँ पे बहुत कम खुले क्षेत्र होता है, यानी इसमें 20% से भी कम पाई जाती हैं। यानी अत्यधिक यहाँ पे यानी जिसमें खुले स्थानों की मात्रा न्यूनतम यानी 20% से कम पाई जाती हैं। यहाँ नगर की व्यापारिक क्रियाओं और परिवहन मार्गों का अधिकतम घनत्व पाया जाता है, यानी व्यापारिक क्रियाएं और नगरीय मार्गों का जो है वो अधिकतम घनत्व यहाँ पे पाया जाता है। जिससे दिन में यह क्षेत्र अत्यंत भीड़ भाड़ वाला और कोलाहल का बना भाग बन जाता है तथा रात में दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की बंद होने पर शांत क्षेत्र यानी बिल्कुल साइलेंट यानी शयन यानी यहाँ पे जो बिल्कुल शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ टेढ़ी मेढ़ी तंग और लंबी गलियाँ और बहुमंजिले इमारतें पाई जाती हैं। वाणिज्यिक एवं व्यापार इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण भूमि उपयोग हैं जिनका सर्वाधिक संकेंद्रण नगर केंद्र और प्रमुख सड़कों के किनारे देखा जा सकता है। इसके अलावा इस पेटी में आवासीय भूमि उपयोग यानी अभिजात यानी इलाइट और निम्न वर्गीय आवासों के रूप में भी देखा जा सकता है। यह हो गया पहली मेखला यानी आंतरिक या केंद्रीय मेखला है। ठीक है, दूसरी जो मेखला है वो है मध्यवर्ती मेखला। मध्यवर्ती मेखला
यह केंद्रीय मेखला के चातुर्दिक यानी चारों ओर स्थित यह अंतर्वर्ती क्षेत्र हैं जिसका विकास पिछली 2 शताब्दियों के दौरान ही हुआ है। यानी पिछली जो 2 शताब्दियां हैं उन शताब्दियों में इसका मेखला का विकास हुआ है। दूसरी मेखला का इसका भूमि उपयोग आवासीय है जिसके में निम्न आय वर्ग और मलिन बस्तियों की प्रधानता पाई जाती है। इसमें जो है प्रमुख रूप से निम्न आय वर्ग के लोग और मलिन बस्तियाँ यानी जो स्लम्स जो होते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसमें खुले स्थानों की कमी पाई जाती है। इसे आवासीय आवासन यानी रेजिडेंशियल डिटोरेशन अथवा धूसर क्षेत्र या ग्रे एरिया भी के नाम से भी जाना जा सकता है। आवासों के अलावा इसमें यहाँ वहाँ व्यापारिक छोटे और पुराने औद्योगिक प्रतिष्ठान भी देखे जा सकते हैं। यानी यहाँ वहाँ जो है व्यापारिक और छोटे छोटे या पुराने औद्योगिक प्रतिष्ठान भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने मध्यवर्ती मेखला यानी निम्न आय वर्ग के लोगों और यहाँ पे जो है मलिन बस्तियों की यहाँ पे सामान्यतः प्रधानता होती है और छिटपुट जो क्षेत्र होते हैं छोटे पुराने औद्योगिक प्रतिष्ठान या व्यापारिक के छोटे छोटे केंद्र यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तीसरी जो मेखला है वो है बाह्य मेखला। यह नगर की बाह्य सीमा पर स्थित क्षेत्र है जिसमें चौड़ी सड़कें, पार्कों, बगीचों आदि के रूप में पर्याप्त क्षेत्र खुला पाया जाता है। प्रमुख रूप से इसका जो भूमि उपयोग है वो जो है उसमें भूमि उपयोग में भी आवासीय है। यहाँ का जो है प्रमुख रूप से इसका भूमि उपयोग क्या है, आवासीय ही है जैसा दूसरे में है। लेकिन भारी उद्योगों, छोटे व्यापारिक केंद्रों, रेल, रोड, डिपो आदि भी यहाँ पे यानी स्थित होते हैं। यानी यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, यानी भारी उद्योग, छोटे व्यापारिक केंद्रों, रेल, रोड, डिपो आदि भी यहाँ पे स्थित होते हैं। यहाँ पर एक मंजिल और एक परिवार वाले मकानों की प्रधानता होती है। यानी यहाँ पे जो है वो एक मंजिल और यहाँ पे जो एकल परिवार यानी एक परिवार वाले मकानों की प्रधानता पाई जाती है। मकानों का घनत्व काफ़ी कम मिलता है यानी चिटपुट यानी दूर एक दूसरे से मकान दूर स्थित रहते हैं। नगर के अधिकांश अभिजात यानी वर्ग के जो आवास इसी मेखला में पाए जाते हैं। यानी जो केंद्र की तरफ जाते हैं दिन में और रात्रि में वापस यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, यानी ये शयनघर के नाम से भी जाना जा सकता है। नगर के अधिकांश अभिजातकर्ता के आवास इसी मेखला में पाए जाते हैं। भारतीय नगरों के अधिकांश आवास इस मेखला में पाए जाते हैं। भारतीय नगरों की अधिकांश प्रशासकीय इकाइयाँ या शैक्षणिक संस्थान, रेलवे स्टेशन, कॉलोनी, औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि क्षेत्र इसी क्षेत्र में दृष्टिगत होते हैं। यह क्षेत्र नगर का सबसे नया बसा हुआ है यानी न्यू कॉलोनी के नाम से भी यानी ये जाना जाता है। ठीक है, या नए बस स्टैंड यानी जैसे पुराना बस स्टैंड होता है उसको फिर बड़ा बनाने के लिए नया बस स्टैंड आदि के या बड़े जो कॉलेज वगैरह जो हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं या प्रशासकीय जैसे कलेक्ट्री वगैरह का जो धीरे धीरे बाद में इनका विकास होता है, या हॉस्पिटल आदि जो शैक्षणिक या स्वास्थ्य संबंधी पर ये जो इकाइयाँ होती है वो यहाँ पे संलग्न होती हैं या बसी हुई रहती हैं। चौथा जो क्षेत्र होता है वो होता है उपनगरीय मेखला। चौथा प्रमुख रूप से जो है इसकी स्थिति नगर की प्रशासकीय सीमा से बाहर, ये जो होता है वो क्या है, इसकी स्थिति नगर की प्रशासकीय जो सीमा होती है या बाउंड्री होती है उससे बाहर तृतीय मेखला के विस्तार के रूप में देखी जाती हैं। यह सतत रूप में न पाई जा करके विखंडित यानी ये निरंतर नहीं होती हैं। इसमें थोड़ी बीच में कुछ क्षेत्र खाली रहता है फिर वापस इसका विकास होता है। इस प्रकार से ये विखंडित रूप में प्रमुख सड़कों के सहारे अधिक विस्तृत पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो है वो आवासीय, औद्योगिक आदि नगरीय भूमि उपयोगों का विकास देखा जा सकता है जिसमें यत्र तत्र भूमि उपयोग के स्पष्ट संकेत उपलब्ध होते हैं। इस मेखला की बाहरी सीमा नगर के सुदूर भौगोलिक विस्तार को प्रकट करती है। यानी यह जो मेखला होती है नगरीय सीमा के सुदूर भौगोलिक विस्तार को प्रकट करती हैं जिसके आगे ग्रामीण भूमि का वर्चस्व देखा जा सकता है। यानी और उसके सीमा के बाहर जो है वो ग्रामीण भूमि का जो उपयोग या वर्चस्व देखा जा सकता है। ये जो उपयुक्त जो चारों पेटियों से नगर की सामाजिक यानी संगठित सामाजिक आर्थिक इकाइयों का निर्माण होता है जिसे डिकिंसन ने नगरीय भूखंड के नाम से व्यक्त किया है। ठीक है, तो ये जो है अपन ने आज देखा है। तो ये जो नगर जो है तो नगरीय संरचना के वर्तमान मॉडल और नगरीय भूमि उपयोग के जो सेक्टर या जिसको मेखला कह सकते हैं ये कौन कौन सी मेखला हैं ये अपन प्रमुख रूप से देखा है। धन्यवाद। PDF आपको भेज दिया है, वीडियो आपको अच्छे से इसको देख ले। धन्यवाद।